प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशा आनंद, आपकी हिंदी की अध्यापिका, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जितना भी काम हम ई लर्निंग के द्वारा भेज रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप उस काम को समय पर पूरा कर रहे होंगे। और आज के अपने अगले विषय की ओर जाने से पहले जो हमने पिछली कक्षा में किया था, पहले उसकी दोहराई कर लेते हैं। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको गद्यांश पर आधारित सही गलत कैसे करने हैं तथा प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, हमने इस विषय पर चर्चा की थी और मैंने इसकी एक उदाहरण दी थी। आपको एक गद्यांश दिया था तथा उस पर आधारित सही गलत और प्रश्नोत्तर आपको मैंने कॉपी पर करने के लिए दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने वो प्रश्न जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे वो आप सब ने कर लिए होंगे। तो अपने अगले विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं उसकी आंसर की आपको ज़रूर बताऊंगी और उसके लिए आप अपने अपनी नोटबुक अपने अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए। तो बच्चों, जो प्रश्न संख्या 12 थी वो गलत था और उसका सही उत्तर क्या है? मुझसे या मेरे भाई बहन से आग्रह करती हैं। अब प्रश्न संख्या 13। तो बच्चों, जो 13वां प्रश्न था वो भी गलत था और इसका सही उत्तर क्या था? बचपन की धुंधली यादों में मुझे अच्छे से याद है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न गलत है तो हमने बॉक्स में गलत बॉक्स के सामने टिक का निशान बनाना है तथा जो सही उत्तर है वो हमने ज़रूर देना है। तो ये सही उत्तर आपने लिखा है या नहीं, इस पर ज़रूर ध्यान देना। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न था 14वां, जो कि बिल्कुल सही है। तो सही के बॉक्स के आगे हमने टिक का निशान लगाना है। अब बारी आती है 15वें प्रश्न की। तो वो गलत था। तो उसका सही उत्तर क्या था? उन्होंने फ्रंट कैमरे वाला फ़ोन खरीदा। तो ये तो हुए हमारे सही और गलत। अगला जो हमारा भाग था वो थे हमारे प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर जो हैं उनके उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं, अब वो देखिए। तो बच्चों, पहले हम करते हैं 16वां प्रश्न। तो उसका उत्तर क्या आना था? हनुमान चालीसा ऐप को या उनकी आंखें आरतियों और भजन बजाने का बटन खोज रही थी। ये तो हुआ हमारे 16वें प्रश्न का उत्तर। तो अब अगले प्रश्न का उत्तर। तो अगले प्रश्न जो 17वां प्रश्न था उसका उत्तर है गांव और छोटे कस्बों में जाती हैं। तो इससे अगले प्रश्न का उत्तर क्या था? हमारा जो अंतिम प्रश्न है 18वां प्रश्न, उसका उत्तर है तुम्हारे फ़ोन तो पुराने हैं, दम तो मेरे स्मार्टफोन में है। तो बच्चों, ये हमारी उत्तरमाला थी, आंसर की थी जो मैंने आपको दिखाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने अपनी अपनी नोटबुक अपने सामने खोली होगी और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनको मिलाया भी होगा तथा आपको पता चला होगा कि कहाँ पर आप सही हैं और कहाँ पर आप गलत हैं। तो चलिए, ये तो हुई हमारी पिछली कक्षा की बातें और वो वाला विषय। तो अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज जो हम विषय करेंगे वो हम एक सामान्य सा विषय लेंगे जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आपने अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्द भंडार में कैसे वृद्धि करनी है। उसके लिए जैसे बच्चों कितने सारे अपठित गद्यांश मैंने आपको भेजे हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई है प्रश्न उत्तर की गद्यांश पर आधारित। आपने देखा होगा कि उस गद्यांश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कठिन शब्द उसमें ज़रूर आए होंगे और कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि उन कठिन शब्दों के अर्थ तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर बच्चों, आपको अपनी वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों, मेरा सुझाव ये है कि अपनी शब्दावली को बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र है हिंदी का, आपको साथ साथ में वो भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आप सोचोगे कि समाचार पत्र को पढ़कर या न्यूज़पेपर को पढ़कर हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? बच्चों, समाचार पत्र में जब आप समाचारों को पढ़ोगे उसमें बहुत से जो
शब्द होते हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए, और जिसका अर्थ आपको ना पता चले बेटा उसको आप अंडरलाइन करके अपनी किस पर लिखोगे, नोटबुक पर लिखोगे, और फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी एक नोटबुक में, जो आपकी हिंदी की नोटबुक है, उसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द इकट्ठे हो जाएंगे, और उन शब्दों को आप समय समय पर पढ़ते रहोगे, तथा फिर उन शब्दों का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हो, आप अनुच्छेद लेखन में, ईमेल लेखन में, वहाँ पर आप कर सकते हो, जिससे आपका जो अनुच्छेद होगा वो उन अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से प्रभावशाली बन पाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको समाचार पत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसकी एक आदत बना लेनी चाहिए, जिससे दिन पर दिन जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो शब्दावली है, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती जाएगी। तो ठीक है, तो आप अब ये काम जो है उसका आरंभ आप ज़रूर करोगे। तो चलिए बच्चों, ये तो बात रही आपके समाचार पत्र पढ़ने की, और मुझे पूरी आशा है कि आप सब समाचार पत्र ज़रूर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम आज के विषय की ओर आते हैं। बच्चों, आज का जो विषय है वो भी आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्द भंडार में वृद्धि से संबंधित ही है। इसके लिए मैं आज आपको कुछ हिंदी के कठिन शब्द बताऊंगी। उन कठिन शब्दों के साथ साथ में, या नए शब्द कह लो, उनके साथ साथ में अर्थ भी बताऊंगी। तो आपने उन शब्दों और उनके अर्थ को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर ज़रूर, अपनी जो नोटबुक है उस पर आपने ज़रूर लिखने हैं। तो आप अब ये सोचोगे कि उन शब्दों को लिखने का फ़ायदा क्या है। तो बच्चों, उन शब्दों को लिखने का ये फ़ायदा है कि जब आप उनको अपनी नोटबुक पर लिख लोगे तब धीरे धीरे वो आपको याद होने भी शुरू हो जाएंगे, और उन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल जो है आप अपने अनुच्छेद लेखन में कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर 1 में जो अनुच्छेद लेखन है वो 16 अंकों का आएगा। तो उसके लिए अगर आप उसमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इससे आपका जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली बनेगा। जो एग्ज़ामिनर होगा उसको इस बात का एहसास होगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया है। तो इसलिए मैं ये सब आपको कह रही हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ नए शब्द और उनके अर्थ को जानेंगे, और आप अपनी अपनी नोटबुक पर इन शब्दों को ज़रूर लिखोगे और इनका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं ज़रूर करोगे। तो सबसे पहला जो शब्द है ये आपके लिए नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन सिर्फ मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ कि कई बार वहाँ पर लिखा होता है जैसे प्राचीन। तो प्राचीन का मतलब है पुराना, तो हम पुराना भी लिख सकते हैं, और कई जगह पर ऐसा भी आता है कि हमें पुराने की जगह पर कोई अच्छा शब्द मिल जाए तो वो वहाँ पर ज़्यादा सही लगता है, तो इसको हम प्राचीन भी बोलते हैं। दूसरा शब्द है मस्तिष्क। मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग, तो हम दिमाग की जगह पर मस्तिष्क शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा शब्द है दायित्व। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, तो हम इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, ये मैं आपको कंपलसरी नहीं कह रही हूँ कि सभी ने इस्तेमाल करना ही है, बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े शब्दों का इस्तेमाल, अगर अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल कर लोगे तो इससे आपका जो अनुच्छेद है वो अच्छा दिख सकता है। इसीलिए मैं ये आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए अब हम अगले शब्द करते हैं। अगला शब्द है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती। उससे अगला शब्द स्थल। स्थल का अर्थ होता है जगह। उससे अगला शब्द है चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जगह, कोशिश या गलती लिखोगे तो आपके नंबर थोड़े कम आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी जगह पर थोड़े से और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो वो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस इसलिए मैं थोड़ी सी एक कोशिश कर रही हूँ जिससे आपके शब्द भंडार में थोड़ी सी वृद्धि हो, क्योंकि कक्षा 8वीं तक हमने सीमित
सीमित मतलब लिमिटेड सा सिलेबस ही पढ़ा होता है, लेकिन अब आप कक्षा 9वीं में हो गए हो, तो इसलिए आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना ही होगा। तो यही कारण है कि मैं साथ साथ में समय के हिसाब से आपको ये सब बातें जो हैं कि कैसे हम अच्छे अंक ले सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो बच्चों, अगला शब्द है सदैव। सदैव का अर्थ होता है हमेशा। उससे अगला शब्द है चिकित्सक। चिकित्सक किसे कहते हैं? डॉक्टर को। और अगला शब्द है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है मंजूरी। तो बच्चों, अब हम अगला शब्द करते हैं। अगला शब्द है संकेत। और संकेत का मतलब भी आपको पता होगा। संकेत का मतलब होता है इशारा। उससे अगला शब्द है व्यवसाय। व्यवसाय होता है काम। जब हम किसी से पूछते हैं कि आपका व्यवसाय कौन सा है या आप कौन सा व्यवसाय करते हो, व्यवसाय का मतलब होता है काम। उसके बाद है प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है जाना। तो हमारा अगला शब्द है श्वास। श्वास का मतलब होता है सांस। और अगला शब्द भली भांति। भली भांति का मतलब होता है अच्छी तरह से। और विचरण। विचरण का मतलब होता है घूमना। तो आज हम जितने भी हमने कठिन शब्द किए हैं, आज हमने कठिन शब्द किए हैं। तो ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको कठिन शब्द और उनके अर्थ या नए शब्द तथा उनके अर्थ जो हैं वो करवाती जाऊंगी। लेकिन अब आपका काम ये है कि आपने इन शब्दों को ध्यान से समझना भी है और इनको अपनी अपनी नोटबुक पर लिखना भी है। तो चलिए बच्चों, आज के अपने विषय को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। विराम मतलब विश्राम अर्थात रोकना, कि आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आज जो मैंने आपको सिखाया है उसको आप अच्छी तरह से समझोगे। तो अब एक नई कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।